हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं आईआर और आईआर में हम पढ़ रहे हैं भारत चीन संबंधों के बारे में। और भारत चीन संबंध बहुत ही अभी चर्चा में है। बिल्कुल पूरे न्यूज़ चैनल्स है वो इन्हीं दो देशों के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम भी आपको वर्तमान में स्थिति क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि जब भी आप परीक्षा में भारत चीन संबंध आपके पास प्रश्न आएगा और आप अपने उत्तर में भारत चीन की जो फंडामेंटल स्थिति थी, किस तरह से इन दो देशों की संस्कृति सभ्यता से लेकर और आज तक इन दोनों देशों के बीच में क्या संबंध है, उसके पूरा लिखते हैं तो आपका उत्तर बहुत अधिक प्रभावशाली बनता है। और हम साथ ये चाह रहे हैं कि आप ग्राम सेवक से लेकर यूपीएससी परीक्षाओं तक की तैयारी है वो हमारी वीडियो के माध्यम से करें और ये जो नॉलेज है आपके काम आए। तो हम करंट अफेयर्स है वो साथ में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंधों का हम पढ़ रहे हैं कि भारत चीन की विस्तारवादी नीति है वो किस तरह से काम कर रही थी। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति है वो उसकी चले तो इसके लिए उसने एक पॉलिसी चलाई हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का तात्पर्य है कि हमारे जो सैनिक है, मतलब भारत के सैनिक और चीन के सैनिक है, वो आपस में दोनों मिलकर युद्धाभ्यास करें। हाँ, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर युद्धाभ्यास करें। तो चीन ने हैंड इन हैंड है वो युद्धाभ्यास इसलिए किया था ताकि दोनों देशों में भी संबंध सुधर सके और विश्व पटल पर उसकी एक अच्छी छवि बन सके। लेकिन साथ ही चीन ने भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है, जो कि हमेशा चीन है उस पर अपना अधिकार करना चाहता है, तो लद्दाख और लेह के नागरिकों को चीन ने जो स्पेशल टाइप ऑफ वीज़ा प्रदान की। स्पेशल टाइप ऑफ वीज़ा यानी कि उन्हें किसी तरह के पासपोर्ट की और ई वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि साधारण लेटर पैड पर भी लिख कर दे दिया जाता था कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र में, हमारे यहाँ चीन में आइए। और उन लद्दाख के नागरिकों को चीन जाने पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई थी। ये सुविधाएं और लेटर पैड पर जो ये जिसे हम हिंदी में नत्थी वीज़ा कहते हैं, नत्थी वीज़ा देने का एक ही कारण था चीन की विस्तारवादी नीति। चीन ये चाहता था कि लद्दाख और लेह के नागरिक है वो चीन के प्रति अधिक आकर्षित हो जाए और चीन में जाने के बाद उनको विशेष सुविधाएं इसीलिए दी गई थी कि वो चीन के प्रति सकारात्मक सोच रखे और वहाँ अपने वहाँ भारत से स्वतंत्र होकर चीन में मिलने के लिए आंदोलन छेड़ दे। तो लेकिन भारत ने इसे अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर आघात माना और इसका विरोध किया। और इसका विरोध करने के बाद चीन को अपना ये जो स्पेशल टाइप ऑफ वीज़ा है या नत्थी वीज़ा जिसे कहते हैं उसको बंद करना पड़ा। और इसी विस्तारवादी नीति के कारण चीन ने अपना जो ओबोर है, वन बेल्ट वन रोड है, वो बना रहा है और पाकिस्तान तक उसने अपना वन बेल्ट वन रोड है वो तैयार कर ली है और पाकिस्तान को भारी मात्रा में ऋण देता है। और उसकी ब्याज दर इस तरह की है, शर्तें इस तरह की है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार उसके कारण गिरती जा रही है। और पाकिस्तान चीन की इस विस्तारवादी नीति के चंगुल में आने के कारण कभी भी वो अपनी अच्छी स्थिति में नहीं आ सकता। और लेकिन वो इसका विरोध नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत पर भी चीन आक्रमण कर दे और इसी चीज़ का फायदा उठाकर पाकिस्तान है वो कश्मीर पर अपना अधिकार क्षेत्र जमा ले। और 17 सितंबर 2014 को चीन के वर्तमान राष्ट्रपति जिनपिंग है वो 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए। और 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आते ही वो सबसे पहले अहमदाबाद गए। साबरमती आश्रम में उन्होंने साबरमती आश्रम को देखा, गांधी जी को प्रणाम भी किया और वहां उन्होंने 3 करार किए थे कि चीन और गुजरात सरकार के बीच 3 समझौते हुए। पहला समझौता था गुआंगडोंग की तर्ज पर गुजरात का विकास। गुआंगडोंग चीन का औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही विकसित क्षेत्र है, तो वो गुआंगडोंग की तर्ज पर ही गुजरात का विकास करना चाह रहे हैं। और ग्वांगजू की तरह अहमदाबाद का विकास। अहमदाबाद जो राजधानी है उसकी, ग्वांगजू चीन का एक बहुत ही डेवलप्ड राज्य है, तो वो ग्वांगजू की तरह अहमदाबाद का विकास करना चाह रहे थे। और साथ ही चीन ने वडोदरा के पास में, गुजरात की एक जगह का नाम है वडोदरा के पास में एक औद्योगिक पार्क लगाने का भी
निर्णय लिया था जब वो अहमदाबाद या भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे। और 18 सितंबर को यानी 17 तारीख को वो अहमदाबाद पहुंचे और 18 सितंबर को चीन और भारत सरकार के बीच में 12 करार हुए। उसमें मुख्य ये था कि कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता खोल दिया जाए, 1200 अरब का निवेश का एक खाका तैयार किया गया था और साथ ही बुलेट ट्रेन और रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने में चीन भारत की सहायता करेगा। इस तरह के कई समझौते हैं वो जब जिनपिंग अहमदाबाद आए तब किए गए थे, क्योंकि जिनपिंग को अब ये विश्वास हो गया था कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था विश्व को चुनौती देने वाली है, भारत चीन के लिए बड़ा बाजार है, तो वो किसी भी हालात में भारत के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वो जर्जर हो चुकी है, तो वो भारत के साथ अपने संबंध बनाना चाह रहा है। इसी क्रम में 14 मई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो चीन की यात्रा पर गए और उन्होंने 10 अरब डॉलर के 24 समझौते हैं वो चीन के साथ किए और साथ ही ई वीजा का प्रस्ताव रखा कि भारत है वो चीन के नागरिकों को ई वीजा प्रदान करेगा, मतलब बहुत ही एकदम कम समय में है वो वीजा दे दी जाएगी, चीन के नागरिकों का आगमन है वो भारत में इजीली हो सकेगा। और इसी के तहत पहले ही इनके लिए समझौता हो गया था जब जिनपिंग आए थे, तो जो कैलाश मानसरोवर के लिए नाथुल्ला दर्रा है वो खोल दिया गया और नाथुल्ला दर्रा खोलने के पीछे आर्थिक दृष्टि से भी ये एक बड़ा समझौता था, क्योंकि नाथुल्ला दर्रा में है वो अब व्यापार है वो अधिक अच्छा हो पाता। ये थी भारत मोदी की चीन यात्रा और जिनपिंग की भारत यात्रा। दोनों के बीच ही अधिक व्यापारिक समझौता अधिक था, क्योंकि दोनों ही ये एक दूसरे को बड़े बाजार के रूप में देखते हैं। आप जानते हो चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और भारत विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या वाला देश है। भारत और चीन में दोनों में मिलकर विश्व की 35% जनसंख्या निवास करती है। जहां जितनी जनसंख्या होगी वो उतना ही बड़ा बाजार होगा, तो दोनों एक दूसरे को बड़े बाजार के रूप में देख रहे थे। इसलिए दोनों ही चीन ने अपनी यहाँ विस्तारवादी नीति को छोड़कर व्यापार की ओर ध्यान दिया था, क्योंकि शुरू से ही चीन है वो व्यापारिक दृष्टि से देखता है और चीन ने ये सब बातें सीखी सिलिकॉन वैली से। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जितने व्यापारिक समझौते सब पूरे विश्व के लिए है वो बाजार तैयार करने की नीतियां हैं वो तय की जाती है और चीन ने वहां से ये नीति सीखकर भारत को अपना बड़ा बाजार देखने का समझौता किया था। अब वर्तमान स्थिति पर आते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति है वो चीन केवल भारत के साथ ही विस्तारवादी नीति नहीं अपनाता, बल्कि पूरे विश्व में कम से कम 18 देशों के साथ चीन है वो सीमा विवाद रखता है और कहीं न कहीं अपना विस्तार है वो करना चाहता है। और जून 2020 में जो अभी वर्तमान में भी आज ही है कल ही जो चीन के सैनिक है वो गलवान घाटी से पीछे हटे हैं। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने 428 मीटर भारत की ओर उन्होंने अपना विस्तार के दृष्टिकोण से वहाँ हिंसक गतिविधियां हैं वो शुरू कर दी थी। अब गलवान घाटी में हिंसक गतिविधियां शुरू करने के साथ ही चीन है वो ने नेपाल सरकार के द्वारा एक नक्शा और प्रकाशित करवाया, जिसमें भारत का एक हिस्सा है वो नेपाल के नक्शे में दिखाया गया है। वर्तमान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा उसने वो नक्शा प्रकाशित करवाया था और भारत और नेपाल को भी के संबंधों को भी है उनमें भी किरकिरी लाने के लिए या उनको खराब करने के लिए चीन है वो रणनीति तैयार कर रहा था। और गलवान घाटी में चीन के सैनिक है वो आगे बढ़े वहाँ हिंसक गतिविधियां की, उसके विरोध में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है वो अचानक ही लेह है उनका जाने का कार्यक्रम इसीलिए था क्योंकि अगर देश का जो शीर्षस्थ पद है वो जाकर वहाँ के सैनिकों को प्रोत्साहन करे तो सामने वाले देश को भी बहुत अधिक बड़ा जो राजनयिक है वो नुकसान हो सकता है। और हमारे सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए मोदी जी है वो तुरंत ही लेह पहुंच गए थे और लेह पहुंचकर उन्होंने फिर आगे नीमू जो कि वहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर है वो कम था, वहाँ बिल्कुल फौजियों के वेश में, और उन्होंने ट्विटर पर अपनी फोटो भी शेयर की है फौजी वेश में। तो उनका जाना, शहीद स्मारक पर जाकर नमन करना
और सैनिकों को संबोधन करना। सैनिकों के संबोधन में मोदी जी ने बुद्ध की बात याद दिलाई कि बुद्ध ने कहा साहस वो है जो हमें सत्य के पक्ष में खड़ा रहना सिखाता है। साहस वो है जो हमें सत्य के पक्ष में खड़ा रहना सिखा रहा है। इस तरह जाकर उनका हौसला अफजाई करने से इतना असर हुआ कि तुरंत ही चीन की जो सेना 428 मीटर आगे बढ़ गई थी वो पीछे हट गई है। हालांकि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1962 में भी चीन ने ऐसा ही किया था कि पहले सेना को पीछे हटा लिया फिर आक्रमण कर दिया, लेकिन फिर भी उसका एक सकारात्मक असर है वो पड़ा मोदी जी के वहां जाने से। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी के द्वारा या वर्तमान सरकार भारत सरकार के द्वारा जो चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है उसका और चीन की विस्तारवादी नीति का क्या प्रभाव हो सकता है। तो वर्तमान युग है वो तकनीकी युग है और तकनीक का प्रभाव है वो बहुत अधिक पड़ता है। भारत है वो चीन के ऐप्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है। लगभग 30 करोड़ भारतीय है वो चीन ऐप डाउनलोड करते हैं और उनका उपयोग में लेते हैं और अरबों रुपए का व्यापार है वो इन्हीं ऐप के माध्यम से चीन है वो करता है। तो भारत द्वारा अगर इन ऐप को प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई है कि विश्व स्तरीय ऐप अगर भारत के इंजीनियर बना देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देते हैं, तो उन्हें प्रति ऐप 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो ये भी एक विदेशी कूटनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये भी बात भारत ने शायद चीन से सीखी है। चीन ने सन 2009 में अपने यहाँ जो फेसबुक सबसे बड़ा उस समय का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था, क्योंकि बाकी के प्लेटफॉर्म है वो बहुत बाद में आए थे बाजार में। जकरबर्ग का फेसबुक है उस पर उन्होंने वहाँ प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि चीन को ये पता था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले इस देश में फेसबुक कम से कम 500 अरब डॉलर का व्यापार करेगी, तो तुरंत ही वहां प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि जकरबर्ग की आपको मैं बता दूं, जकरबर्ग की जो पत्नी है वो मूल चीनी है, मतलब चीन से ही वो संबंधित है, चीन की नागरिक है। फिर भी जकरबर्ग की इस ऐप को है वो चीन ने अपने यहाँ नहीं चलने दिया था और 2009 में इसको बैन कर दिया था। जकरबर्ग ने हालांकि अपनी फेसबुक को वहां पर चलाने के लिए वो बहुत दिन है वो चीन में रहे, वहाँ की धूल भरी सड़कों पर जॉगिंग भी की लोगों को आकर्षित करने के लिए। और वहाँ की जो भाषा है जकरबर्ग की मंडरीन बहुत ही टिपिकल सी भाषा है वो भी सीखी थी, लेकिन फिर भी चीन ने अपने यहाँ फेसबुक है वो अलाउ नहीं की थी। चीन अपने यहाँ भारत के किसी भी वेबसाइट को है वहाँ खुलने नहीं देता है, उसकी सारे के सारे अपने ऐप है, अपनी वेबसाइट है, अपना सर्च इंजन है। तो ये भी उसकी विदेश नीति का एक हिस्सा है। तो उसी के बदले है भारत ने चीनी ऐप्स को है वो प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें कुछ प्रमुख ऐप है जो जिसे हम हमेशा यूज करते हैं। केम स्कैनर है, यूसी ब्राउजर है, जूम ऐप है और सबसे जो चर्चित टिकटॉक है, सभी को भारत ने बैन कर दिया है। भारत ने बैन लगाकर यह बताया है कि चीन की विस्तारवादी नीति है वो अब नहीं चलने वाली है। जो राजनयिक विचारक है वो इस तरह की जो विस्तारवाद वापस जो चीन है गलवान घाटी में आगे बढ़ता है, या इसके साथ ही वो अरुणाचल प्रदेश में भी अपना वो आगे बढ़ता है और भूटान के पूर्वी क्षेत्र पर वो अपना आधिकारिक दावा वर्तमान में ठोक रहा है और वहाँ के संकतेंग वन्य अभ्यारण्य में जो उसने विकास के लिए धन दे रहा था उसको वो रोक लेता है। इन सब चीजों का यही असर हुआ कि वो ये चाहता है कि वो पुनः संयोजन कर ले। पुनः संयोजन का तात्पर्य है कि जो हिस्सा चीन का भारत के पास है या भारत का चीन के पास है, या पाकिस्तान है जो कश्मीर का हिस्सा है पाकिस्तान ने ले लिया है और पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर चीन है वो अपना अधिकार जमाता है, लेह लद्दाख पर या अक्साई चीन पर जो वो चीन अपना अधिकार जमाता है। तो वर्तमान के इस तकनीकी युग में या 21वीं सदी में जो ये विस्तारवादी नीति है कि पुनः जो क्षेत्र है किसी देश ने ले लिया और उसको वो पुनः ले ले, वो पुनः संयोजनवाद कर ले, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जो LAC का हिस्सा है वो पुनः भारत में मिल जाए, अक्साई चीन का पुनः भारत में मिल जाए, ये तिब्बत के कुछ हिस्से पर जो आक्रमण कर रखा है, अरुणाचल के कुछ हिस्से पर कर रखा है,
तो ये उसी कीमत पर मिल सकता है, क्योंकि अगर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो वो शायद इस परमाणविक युद्ध में अपना सब कुछ खोकर वो उतना क्षेत्र प्राप्त कर सकता है। तो चाहे चीन कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन चीन को ये जो अलग अलग देशों का में जो उसकी विस्तारवादी नीतियां हैं, वो यहाँ सीमा विवाद करके वो उस क्षेत्र को हड़पना चाहता है, वो संभव नहीं है। क्योंकि वर्तमान युग में अगर युद्ध होता है तो दोनों देश या पूरा विश्व है वो लगभग बर्बादी के कगार पर जा सकता है। तो विचारक ये कभी नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। तो दोनों देशों ने अपने अपने सैनिक है वो पीछे हटा लिए हैं गलवान घाटी में, और ये जो ऐप पर बैन वाली नीति है वो भी काफ़ी कुछ इसके लिए काम कर रही है। क्योंकि चीन, भारत है वो मैंने पहले ही बता दिया, चीन के लिए बहुत बड़ा बाजार है। तो आप भी लगातार जो न्यूज़ चैनल्स पर खबरें आ रही है, इसके अलावा अखबार में जो विश्लेषक लेख आते हैं उनको पढ़ते रहिए, क्योंकि राजनीति विज्ञान है वो करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ विषय है। राजनीति विज्ञान केवल इतिहास नहीं है। तो अपडेट रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, घर रहिए, और साथ में आप कॉपी पेन लेकर वीडियो को ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं, क्योंकि अब अगली परीक्षाओं की तैयारी के लिए कमर कसने का समय आ गया है। धन्यवाद।